Let's talk about resources and development. So resources and development जो चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th. सो स्टार्ट करते हैं हम रिसोर्सेज से. सो फर्स्ट ही लाइन क्या हुआ एनसीईआरटी में, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज. एंड रिसोर्सेज का जो तीन आई वुड से कि यहाँ पे तीन जो लाइन है उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए हमें, विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. रिसोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए. नाउ व्हाट इज मेंट बाय टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, क्या मतलब है इसका. सो टेक्नोलॉजी एसेसिबल का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें. दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. नाउ ऑन द सेवरल बेसिस वी हैव सेवरल क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज. नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी है बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक में हमारे आते हैं फ्लोरा, फोना, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स. एबायोटिक में हमारे आते हैं रिवर्स, वाटर, नॉन लिविंग बींग्स एक्सेट्रा. On the basis of exhaustibility, we have renewable and non-renewable resources. Now, what is renewable and what is non-renewable resources? This is very simple. Renewable जिसे हम regain कर सकते हैं, recycle कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं. But जो non-renewable resources होते हैं उन्हें हम वापस से use नहीं कर सकते. For example, fossil fuels, इन्हें हम वापस से use नहीं कर सकते. Then we have on the basis of ownership, चार तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट. सो वी हैव पोटेंशियल रिसोर्सेज. सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो है और हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. लाइक गुजरात एंड राजस्थान में बहुत स्कोप है विंड एंड सोलर एनर्जी का, बट प्रॉपर्ली डेवलपमेंट ना होने के कारण हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. देन वी हैव डेवलप्ड रिसोर्सेज. दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज विच हैव सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. देन वी हैव स्टॉक. स्टॉक क्या होता है, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट, दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. ठीक है, जैसे वी ऑल नो कि वाटर को हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर्ली ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकें, लाइक हाउ टू यूज़ दिस फॉर दिस पर्पस, ये हमें नहीं पता. एंड रिजर्व्स जो होते हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव किए होते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जैसे कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, आपका कोई ज़मीन है तो वो आपका हुआ, राइट. देन वी हैव कम्युनिटी रिसोर्सेज. तो कम्युनिटी में क्या आता है, कोई अगर आपकी कॉलोनी में कोई पार्क है तो वो पूरे कम्युनिटी का होता है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज. देन वी हैव नेशनल रिसोर्सेज. एंड नेशनल रिसोर्सेज हमारे कंट्री, हमारे गवर्नमेंट का होता है. एंड यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे कंट्री है उसके आसपास की जो ओशनिक एरिया होती है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स विच इज़ 22.2 किलोमीटर, वो उस कंट्री का ही होता है. वहाँ आसपास के जितने वाटर टेरिटरी है, कोस्टल एरियाज है, वो उस कंट्री के ही होते हैं. वालों के रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत वाइटल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एज वेल एज हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. सो ये बिलीव किया जाता था कि जो नेचर है वो गिफ्ट ऑफ जो रिसोर्सेज है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है. सो हमें अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे तो उसका क्या करते हैं, प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो देयर आर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हुए हैं, ये हमारे खुद के कारण हुए. सो नंबर वन है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, लाइक खुद के लालच के लिए डिप्लीशन करना रिसोर्सेज का. सेकंड है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज है वो लाइक रिच गेट्स रिच है, जो पुअर है वो पुअर होते जा रहा है. सो कुछ हाथ में जो रिसोर्सेज है कुछ लोगों के हाथ में होने के कारण इसका डिप्लीशन हो रहा है. फिर थर्ड है इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कारण ग्लोबल क्राइसिस आए, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. सो देयरफॉर हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए. एंड देन कम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो ऐसा डेवलपमेंट, वैसे डेवलपमेंट होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. एंड वो डेवलपमेंट तो करते हैं प्रेजेंट में, बट वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स रिसोर्स प्लानिंग. अब किसी अगर जैसे इंडिया जैसे कंट्री में इतने वाइड वैराइटीज़ ऑफ रिसोर्सेज है कि वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग. सो रिसोर्स की प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लानिंग में क्या आता है, सबसे पहले तो सर्वे किया जाता है कि कहाँ पे रिसोर्सेज है, कितनी है, उसकी मैपिंग की जाती है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट लिया जाता है, फिर प्रॉपर्ली इवॉल्व किया जाता है प्लानिंग स्ट्रक्चर को और वर्क किया जाता है प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल के साथ एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ. दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द लैंड रिसोर्सेज. अब लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होता है उनका, क्योंकि ये जो है ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट को एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को. जो हमारी 43% लैंड होते हैं वो हमारे प्लेन्स होते हैं, 30% हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं एंड 27% इज प्लेट्यू. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर नंबर वन फॉरेस्ट. नंबर टू इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, लाइक बैरन जो होते हैं, बंजर जमीन जो होता है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते खेती के लिए. फिर वैसे जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते. थर्ड इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. तो जहाँ पे पास्चर्स है, ग्रेजिंग लैंड है, उसको हम खेती के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होते हैं जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है 5 साल के लिए, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. फिर फेलो लैंड्स आते हैं, उसमें आता है करेंट फेलो लैंड एंड अदर देन करेंट फेलो लैंड. करेंट फेलो में क्या होता है, जो कि अनकल्टिवेटेड है लेस देन 1 ईयर, 1 या 1 से कम साल के लिए जो अनकल्टिवेटेड है. एंड जो अदर देन करेंट फेलो लैंड होते हैं वो 1 से 5 साल के लिए जो अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है उस लैंड को हम बोलते हैं. देन नेट जोन एरिया होते हैं, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, लाइक ऐसे एरिया जहाँ पे कल्टिवेशन 1 से ज़्यादा बार होता हो, दैट इज कॉल्ड नेट जोन एरिया.
लैंड यूज़ पैटर्न की बात करते हैं इंडिया में, सो हमारे पास टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, बट हमारे पास 93% का ही डेटा अवेलेबल है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास 93% डेटा ही अवेलेबल है, जबकि पूरा कंट्री तो हमारा है, लेकिन कुछ जो पार्ट्स है लाइक सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जहाँ का सर्वे हम नहीं कर पाए। दैट इज द रीजन हमारा पैटर्न होता है लाइक कल्टिवेटेड एरिया का, वो बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे राज्य में अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा है, वहाँ का 80% जो टोटल एरिया है वो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोन एरिया, नेट सोन एरिया, बट जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, वहाँ पे लेस देन 10% वी कैन यूज़। एंड यहाँ पे याद ही रखना है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो 1952 में आई थी। अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में। सो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि वी आर डूइंग रियली वेरी बैड टू आवर नेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। नंबर 1 जो है वो माइनिंग साइट जो होता है, जिसको पहले तो माइनिंग साइट को यूज़ कर लेते हैं, फिर उस लैंड को हम अबंडन करके वहाँ से चले जाते हैं, दैट इज़ वेरी बैड। एंड फिर जो होता है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर ओवर इरीगेशन के कारण होता है मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे कि कहीं पे मिनरल बन रहा है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली हम पानी में छोड़ देते हैं। मिनरल प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जो माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं मिनरल्स के, वो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का काम करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाता है, जो इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकालते हैं डायरेक्टली उसको रिवर वगैरह में डाल देते हैं। डिफॉरेस्टेशन हमारा एक मेजर रीज़न है डिग्रेडेशन का, लैंड डिग्रेडेशन का। तो हमें क्या करना चाहिए, लाइक लिटरली हमें क्या करना चाहिए अपने लैंड को बचाने के लिए, हम सबको नेचर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सो वी हैव टू डू एफॉरेस्टेशन, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। ग्रेजिंग को कुछ एक्सटेंट तक हमें मैनेज करना चाहिए। शेल्टर जो होते हैं प्लांटिंग करना चाहिए, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स फॉर प्लांट्स, ठीक है। स्टेबलाइजेशन करना चाहिए सैंड ड्यून्स का, बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस लाइक कैक्टस वगैरह का हम लगा सकते हैं एज अ प्लांट। फिर हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए वेस्टलैंड का, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट मटेरियल्स का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिग्रेडेशन में कुछ हद तक हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। सॉइल का अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, ये तो हमें पता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होता है वो नॉर्दर्न रीजन में तो पहली बात तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से डिपोजिटेड होता है, ठीक है। एंड ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, एलुवियल सॉइल जो होता है वो बेसिकली डेल्टास के फॉर्मेशन से होता है, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के कारण होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सो ओल्ड जो एलुवियल होता है उसको हम लोग बांगड़ बोलते हैं, जो न्यू एलुवियल होता है उसको हम लोग खादर बोलते हैं। जो खादर होते हैं वो याद रखना कि ये जो होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पे कल्टिवेशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है।